जितने भी अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आखिर वो होते किस वजह से हैं, है ना। या अमेंडमेंट आपके कैसे कराए जाते हैं, बस ऐसे कि आप कहीं पे लिख के ले आए और आपने अमेंडमेंट करा दिया। तो बेसिकली जो भी चीज़ आपकी पार्लियामेंट से अटैच है उसका कुछ एक प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर किया जाता है और जो फाइनल रिजल्ट है आपका या जिस चीज़ के लिए वो प्रोसीजर किया गया था तब वो चीज़ हमें मिल जाती है, वो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं। तो अमेंडमेंट्स जितने भी हमने पढ़े हैं उतने, कितने अमेंडमेंट्स हैं वैसे पता है आपको सबसे, और अगर पता है तो सबसे लास्ट अमेंडमेंट हमारा कौन सा था और कौन से ईयर में था एंड किसके लिए था, मुझे ये बताएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के पार्ट और आपके पार्ट 20 में आपको एक टर्म मिलता है अमेंडमेंट्स का, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त जो कंडीशंस थी तो ऑब्वियस सी बात है आगे चल के वो जो भी कंडीशंस हैं वो चेंज होंगी। तो उसके लिए जब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक टर्म ऐड कर दिया अमेंडमेंट्स का, यानी कि जब भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से अमेंडमेंट कर दिया जाए। बट अगर कोई भी पार्टी आएगी उसका कुछ मन करेगा क्या तुरंत वैसे कर दिया जाएगा? नो, इसके लिए आपका कुछ अलग अलग आपकी टर्म्स होते हैं, ठीक है। और अमेंडमेंट आपका एक अमेंडमेंट के लिए यानी कि आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स जो होता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी इस वीडियो में आगे, बेसिक स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। तो बेसिक प्रोविज़न के में आपका क्लियर कर दिया गया कि बेसिक जो भी चीज़ें हैं उनमें अमेंडमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट को ये क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। और ये किस केस के थ्रू हुआ था? आपका केशवानंदन भारती केस, ये स्टेट ऑफ केरला का केस था, ओके। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, 1973 में हुआ था, ईयर भी याद रखिए। और कौन सा केस था? केशवानंदन भारती केस, इसी को आप फंडामेंटल राइट का केस भी कहते हैं। अब प्रोसीजर क्या है आपका? अमेंडमेंट होगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे आपका कोई बिल आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कौन लेके आएगा, इसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए और आप अगर लास्ट में वो स्टेप आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो वो अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, अदरवाइज अमेंडमेंट नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रोसीजर इसमें मेंशन किया गया है कि कोई भी अमेंडमेंट होगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल, ओके। क्लियरली कर दिया गया है कि एक बिल इंट्रोड्यूस होगा फॉर द पर्पस, जो भी आप बात कहना चाहते हैं उस बात के लिए। और बिल इंट्रोड्यूस किस में होगा? आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन से हाउसेज हैं हमारे? लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। तो कोई एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के आप अमेंडमेंट चाहते हैं या जिस बात में आप अमेंडमेंट चाहते हैं, किसी भी एक हाउस में, या तो आप राज्यसभा में करिए या लोकसभा में करिए, ठीक है। आफ्टर दैट आपने बिल कर दिया, ठीक है ना। और आपका हाँ एक और बात हो सकती है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर में भी ये करना ज़रूरी है? नो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये आपका ज़रूरी नहीं है। बट अगेन इसमें एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी कब आपको स्टेट लेजिस्लेचर की भी एसेंट चाहिए होती है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये हम आपका समझिए एक तरीके से बेसिक या फिर कुछ स्पेशल वाले केसेस होते हैं ना उनके लिए पढ़ रहे हैं ये प्रोसीजर, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि उसमें स्टेट की भी चाहिए, वहाँ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो सेकंड में क्या कहते हैं कि अब जो आप बिल लेके आए हैं तो वो बिल या तो इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर, ओके। तो आपका जो बिल होगा वो इंट्रोड्यूस कोई भी करा सकता है, कोई मिनिस्टर भी या कोई प्राइवेट मेंबर भी। और इस आपको जो इंट्रोड्यूस किया है, तो अब बिल इंट्रोड्यूस किया है तो इसके लिए क्या हमें प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट सर हम कोई बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको अप्रूव करना है? नो, प्रेसिडेंट की इसमें कोई भी एसेंट आपको नहीं चाहिए होती, ओके। किसके लिए? अमेंडमेंट्स बिल के लिए। आफ्टर द सेकेंड स्टेप, नाउ द थर्ड स्टेप इज बिल जो है आपका मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस, ठीक है, एंड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। इसको आप हाईलाइट करके लिखना अपने नोट्स में, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और ये क्वेश्चन आपका मतलब लॉट्स ऑफ टाइम आया है, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, माइनर मेजॉरिटी, कुछ भी लिख के दे देंगे। यू हैव टू रिमेंबर द स्पेशल मेजॉरिटी। अगेन आई टोल्ड यू, अगर वो स्पेशली कुछ केस लिख के देते हैं तो उसमें आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगी कि स्पेशल किस में चाहिए होती है, सिंपल किस में चाहिए होती है ना, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। बट अगर सिंपल आपको दिया स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है जितने भी आपके उस वक्त हाउस में मेंबर हैं उनका 2/3, है ना। आपको उसका 2/3 नहीं चाहिए, जितने भाई होने चाहिए आपकी प्रेजेंट लोकसभा, प्रेजेंट राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं उनका 2/3, ओके। आफ्टर द थर्ड स्टेप, द फोर्थ स्टेप इज
ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, यानी कि आप बिल तो कोई से भी उसमें कर दीजिए इंट्रोड्यूस, बट आपका दोनों जो भी आपके हाउसेज हैं दोनों उसको पास करने चाहिए। लोकसभा में अलग पास, राज्यसभा में अलग पास, दोनों के 2/3 मेंबरशिप के हिसाब से, है ना। अब इसमें अगर आपका डिसएग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि लोकसभा उस बात के लिए राज़ी हो गई बट राज्यसभा नहीं हुई, या राज्यसभा हो गई लोकसभा नहीं हुई, तो ये डिसएग्रीमेंट का टर्म बन जाता है। बट इसके में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी जॉइंट सिटिंग का आपका कोई जिक्र नहीं किया गया है ना, कि भाई इस पर्पज़ के लिए आपका जॉइंट सिटिंग बिठाई जाए, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आफ्टर द 4th स्टेप वी कम टू द 5th स्टेप। इसमें क्या आपकी होगी ये स्टेप, या फिर आप ये समझ लीजिए कुछ मैंडेटरी टर्म्स हैं जो आपका एक अमेंडमेंट बनाने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी होती हैं। ओके, आफ्टर दैट 5th आपका क्या कहता है कि जो भी आपका फेडरल प्रोविज़न है, अगर कोई भी बिल आपका या जो भी अमेंडमेंट आपका चाहिए वो फेडरल प्रोविज़न आपका होता है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फेडरल प्रोविज़न है, तो ये आपका रेटिफाई होना चाहिए बाय द लेजिस्लेचर्स। ओके, आप अगर फेडरल सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपको ये लेजिस्लेचर से भी आपको उसको रेटिफाई कराना होता है। और लेजिस्लेचर का क्या, हाफ ऑफ द स्टेट्स, लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। आया टर्म आपका सिंपल मेजॉरिटी का। और बात किसके बारे में करेंगे, जब भी आपको पेपर में दिखाई दे कि फेडरल प्रोविज़न में आपको अमेंडमेंट करना है, देन आपको किस किस की एसेंट चाहिए होती है। आपको फर्स्ट ऑप्शन स्पेशल दे देंगे, फिर सिंपल मेजॉरिटी दे देंगे, सेकंड में देंगे सिंपल मेजॉरिटी प्लस आपका स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नाउ 6th में जब ये सब काम हो गए, इसके बाद आपका जाता है बोथ द हाउस के पास, आपका जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट के एसेंट पाने के लिए आपका बिल प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है। ओके, आफ्टर द प्रेसिडेंट, ये आपका क्या कहते हैं एक तरीके से ना नेसेसरी होता है। प्रेसिडेंट अगर आपका यानी कि प्रेसिडेंट को आपके एक तरीके से बाइंड किया जाता है कि भाई आपको एसेंट देनी है। अगर दोनों आपके जो भी आपके दोनों हाउसेस थे उन्होंने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को यहाँ बाइंड किया जाता है कि भाई आपको एसेंट देनी है। ना ही तो वो उसको होल्ड पे रख सकते हैं, ना ही बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा नेसेसरी ये कि भाई क्या प्रेसिडेंट अमेंडमेंट वाले बिल को होल्ड या वो कर सकते हैं, बट नो कर नहीं कर सकते। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कब चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती कितने की है। आपको ये तो पता होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी, बट ये नहीं पता होता कि आखिर 2/3 होता है, 1/3 होता है, कितना होता है। 2/3 जो भी आपके टोटल उस वक्त मौजूद सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा में कितने मेंबर साल बने थे उनका 2/3 होता है। ओके, इसके बाद आपका बिल जो था वो एक एक्ट बन जाता है जिसको आप जानते हैं अमेंडमेंट एक्ट के नाम से। डबल ए कहीं लिखा दिखाई दे, दैट इज़ योर अमेंडमेंट एक्ट, या CAA, ये सिटीजनशिप वाला नहीं लिखा मैंने, ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, कभी आप सोचेंगे CAA वो CAA था जिसके ऊपर इतना वो हुआ, नो, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है। अब आपके कुछ अमेंडमेंट 3 टाइप के होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हमने ये पढ़ा था, फेडरल प्रोविज़न के लिए था, है ना। अब हम 3 टाइप के हमारे हो गए, है ना। अब हम देख लेते हैं एक बार सिंपल मेजॉरिटी का आपका कैसे होता है। सिंपल मेजॉरिटी आपको चाहिए, आपको इस्टेब्लिश करना है कोई एक स्टेट को, तो आपको सिंपल मेजॉरिटी होगी तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज़, किसी स्टेट की आपको बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है, कट करनी है ना। अभी महाराष्ट्र का किसी एक स्टेट के साथ चला हुआ है, या तो महाराष्ट्र का वो हिस्सा दूसरे वाले स्टेट को दे दिया जाए, या उस स्टेट का, तो वो स्टेट कौन सा है आप मुझे बताइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन। आफ्टर दैट तेलंगाना भी आपका ऐसे ही बना था, है ना। तेलंगाना को अलग कर दिया, तो उसके लिए आपको कोई बहुत स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से काम हो गया। सेकेंड शेड्यूल में आपकी जो चीज़ें आती हैं, एमॉल्मेंट्स वगैरह, यानी कि आपकी जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं या जितने मेंबर्स होते हैं उनके जो पैसे होते हैं या उनकी प्रिविलेजेस जो प्रदान की जाती हैं उनका कैसा होगा, तो वो आप सिंपल मेजॉरिटी लेंगे और पैसे बढ़ा देंगे, घटाएंगे तो कभी नहीं, है ना। आफ्टर दैट कोरम्स जो होते हैं, कोरम क्या होता है आपका, पार्लियामेंट्स में सेशंस चलते हैं उसमें एक टर्म यूज़ होता है कोरम आपका। हैव यू रीड इट, पढ़ाया तो अपनी लैंग्वेज में बताएं। कोरम बेसिकली 1/10 होता है आपका टोटल स्ट्रेंथ का। ओके, सैलरीज और अलाउंसेस आपका ये कोई दिक्कत नहीं लेंगे, सिंपल मेजॉरिटी लेंगे और बढ़ा देंगे। यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको पार्लियामेंट में यूज़ करनी है तो इसे स्पेशल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से। जो भी आपके जजेस हैं उनकी कुछ घटानी बढ़ानी है नंबर्स, ओके, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ओके, टोटल हमारे यहाँ पर 22 लैंग्वेज आपकी बोली जाती हैं,
आपका काम है मुझे बताएंगे कौन से पार्ट में आपका ये है और कौन से शेड्यूल में आपका जिक्र आता है। ओके, तो इंडिया में आपकी अगर आपको हिंदी यूज़ करनी है पार्लियामेंट में तो आप उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी आप लेंगे, ठीक है, और आप पास करा देंगे। स्पेशल मेजॉरिटी के केसेस हमारे आगे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ केस थे, ये केसेस आ गए हैं हमारे स्पेशल मेजॉरिटी के। यानी कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो किसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी। सबसे पहले तो आप थोड़ा माइंड को स्टेबल करिए कि स्पेशल आपका कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए ही होगा। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी आपकी स्पेशल चीज़ों के लिए आएंगी। ओके, तो आपकी स्पेशल चीज़ें क्या क्या होंगी। कोई बहुत बड़ी कुछ टर्म आपकी मेंशन की गई होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको उसमें कुछ फेरबदल करना है तो उसके लिए लाइक फंडामेंटल राइट्स में अगर आपको करना है, वैसे फंडामेंटल राइट्स में आप जो हैं उनको काट नहीं सकते हैं ना। वैसे अलग बात है जब आप इमरजेंसी डीपीएसपी में आपको कुछ चेंजेस करना है, ये और भी जो भी और कोई सी प्रोविजंस हैं जो आपके फर्स्ट और सेकंड में नहीं आए हैं। फर्स्ट यानी कि सिंपल मेजॉरिटी में नहीं आए हैं और सेकंड आपका सिंपल प्लस स्टेट लेजिस्लेचर वाले उसमें नहीं आते हैं। उसके अलावा जो भी बच गए हैं ना वो सभी के सभी आप स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी और भी जो बचे हुए हैं। अब ये आपके कौन से केसेस हैं, ये आपके वो हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 ऑफ द मेंबरशिप तो चाहिए ही चाहिए होता है ईच हाउस का, प्लस आपको स्टेट लेजिस्लेचर का भी एसेंट चाहिए होता है। स्टेट लेजिस्लेचर का कितना चाहिए होता है, अब स्टेट लेजिस्लेचर के आपको कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी यानी कि हाफ भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, नाउ अगर आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर उसमें कुछ चेंज करना है तो आप दोनों स्टेट का भी चाहिए होता है। एग्जीक्यूटिव पावर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में आपको कुछ चेंजेस करना है या उनका जगह वगैरह आपको इधर उधर करनी है तो उसमें भी आपको चाहिए होता है ना। उसमें कुछ बिग चेंजेस हैं तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर का भी एसेंट चाहिए होता है। गुड्स एंड जीएसटी वाली काउंसिल में आपको कुछ बनाना है या टैक्सेस आपको ऊपर करने हैं, नीचे करने हैं, ज़्यादा इम्पोज करने हैं तो उसके लिए आपको स्टेट का चाहिए होता है। आपकी कोई भी लिस्ट हो जो कि 7 शेड्यूल में आपकी बनाई गई है, ठीक है, उसमें भी अगर आपको शेड्यूल नहीं पता है या शेड्यूल के लिए आपको कोई ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, उसके लिए ऊपर मैं कोई आपकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और अगर आपको पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, अमेंडमेंट कैसे होता है, अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है ना, जो भी हमने अभी पढ़े उसके लिए कुछ चाहिए होता है तो उसमें भी चाहिए। नाउ अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था केशवानंदन भारती केस में, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका आखिर है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हमने आर्टिकल 368 में देखा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दी गई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। बट आपके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप ऐसे ही अमेंड नहीं कर सकते हैं, है ना। या तो आपको दिख रहा हो कि बहुत ज़्यादा नीड है ना, तो 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी के साथ आप कर सकते हैं। तो केशवानंदन भारती केस हुआ जिसमें आपका ये क्लियर कर दिया गया कि जो भी आपके राइट है ना उनको आप ऐसे छीन नहीं सकते ना। जैसे भी मतलब इमरजेंसी वगैरह उसमें कुछ आपके बेसिक नीड्स होंगी उनको आप नहीं छीन सकते या उनको आप अमेंड नहीं कर सकते। ओके, तो केशवानंदन भारती केस आपका इसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट का केस, और ये आपका 1973 में हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, तो केशवानंदन भारती केस हमारा एक इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट केस है जो आपका रिलेटेड होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द या विच केस इज रिलेटेड विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या विच केस इज ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल राइट केस, देन इट इज केशवानंदन भारती केस। एंड आपको इंपॉर्टेंट की तो डेट्स आपको यानी डेट क्या ईयर आपको याद होनी चाहिए, है ना, 1973। जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब हुआ, 1976। फंडामेंटल ड्यूटी आपकी 86 कब ऐड की गई, 2002। आपको ऐसे उनकी ईयर याद होनी चाहिए, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली ये कर दिया गया कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर नीड है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है आपको इम्पोर्टेंट एसेंट मिल जाएगी, इसका मतलब रियल में उस चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना। तो केशवानंदन भारती केस से पहले ना आपका गोलकनाथ केस भी हुआ था ना, उसमें क्या कह देता था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को किसी को भी। बट इसके बाद केशवानंदन भारती केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा अमेंड कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छीन सकते फंडामेंटल राइट का। तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सुप्रीम है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सोवर्जियन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी आपकी सोवर्जियन रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी, ये आपकी नहीं बदल सकते आप। सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर है ना, सेक्युलर रिलीजन, आप
कोई धर्म वगैरह का कुछ ऐसा नहीं है। तो आपके रिलीजन के लिए 2 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए थे जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे। कौन कौन से थे वो? सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इनके बीच पावर इनकी सबकी अलग अलग है, तो आप इनकी पावर को ऐसे या तो एक में ही मिला नहीं सकते या सबकी आप किसी की छीन नहीं सकते, ये नहीं कर सकते आप, है ना। इंपॉर्टेंट फिर आप किसका हो जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस रहेंगे ही आपके, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, नाउ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, है ना, आपका इक्वल रहने चाहिए आप सब लोग, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट केस था, आपको आगे बताते हैं हम। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपके फ्री और फेयर होनी चाहिए, इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, यानी कि आप रिट्स को नहीं छीन सकते हैं ना, रिट्स हमारी सुप्रीम कोर्ट जो इश्यू करता है 32 के तहत। अब केसेस तो आपके बहुत सारे हैं, बट मैंने ये 3 स्पेशली आपके लिए लिखे हैं। केशवानंदन भारती केस हमारा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट वाला। इंदिरा गांधी केस, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आपकी इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होने चाहिए, ये 1975 में हुआ था। और राम जेठमलानी केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को स्पेसिफाई किया गया था।